की डिस्कशन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट ओवर देयर। अब देखिए, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी भी नाउन को तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर स्पेसिफिक बात हो रही है कि आई लाइक, और मैं कौन सी शर्ट को पसंद करता हूं, ब्लू टी शर्ट ओवर देयर, जो ब्लू टी शर्ट वहां पर पड़ी हुई है। इसका मतलब हम यहां पर इसको क्या कर रहे हैं बेटे, स्पेसिफाई कर रहे हैं। और स्पेसिफाई करने के लिए आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन, और किससे ज्यादा मुझे पसंद है, किससे ज्यादा मुझे पसंद है, रेड वन। रेड वन अगेन हम उसको क्या कर रहे हैं बेटे, स्पेसिफाई कर रहे हैं। और स्पेसिफाई करने के लिए हमने अगेन यहां पर क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। तो दोनों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या बनेगा, बीटा। और आपको हमेशा से पता है कि हमारी रिवायत रही है, रिवाज रहा है कि हम यहां तक बात सिर्फ ये नहीं करते कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हम मुसीबत की जड़ तक जाते हैं, रूल की जड़ तक जाते हैं, और इस तरह से उसको देखते हैं कि आइंदा से अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। तो मैंने आपको लास्ट पेपर में से, लास्ट पेपर से पहले जब हमने 2021 का या 2024 का गालबन बलोचिस्तान का डिस्कस किया, तो मैंने उसमें आपको बताया कि जब भी आपने डेफिनेट आर्टिकल की बात करनी है तो आपने याद रखना है डेफिनेट आर्टिकल के रूल 5 तरह के होते हैं। नाउन से रिलेटेड जनरल रूल्स होते हैं, जिनके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता वो चीजें हैं, जिनके साथ किया जाता है और कुछ सिचुएशन में नहीं किया जाता वो चीजें हैं। एडजेक्टिव के रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल के साथ। जब भी डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स आपने तैयार करने हैं तो आपने इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। और मैंने आपको उनकी हेडिंग्स भी बताई थी, ये रूल्स नहीं है, ये मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरी इंग्लिश की बुक के जो हर रूल की हेडिंग है ना, वो मैंने इकट्ठी कर दिया कि ये इतने इतने रूल्स होते हैं। ये नाउन के आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं, ये आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, जो जनरल रूल हैं। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के क्वालिटेटिव नेम से पहले आर्टिकल लिखना चाहिए, हमें होली बुक से पहले आर्टिकल लिखना है, हमें कंट्री के एब्रीवेशन से पहले आर्टिकल लिखना है, प्लूरल नेम से पहले आर्टिकल लिखना है, और कंट्री का अगर हम पूरा डिस्क्रिप्टिव नेम लिखेंगे तो हमें उससे पहले आर्टिकल लिखना है, हमें माउंटेन रेंज से पहले आर्टिकल लिखना है, लेकिन सिंगल माउंटेन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना। यहां पर मेंशन भी कर दिया गया है, डायरेक्शन से पहले आर्टिकल लिखना होता है। और समटाइम्स जब डायरेक्शन को एडवर्ब के तौर पर यूज किया जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं भी करते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर से पहले हमें आर्टिकल लिखना होता है, लेकिन डॉन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। हमने गल्फ, बेज और आइलैंड से पहले आर्टिकल लिखना होता है, मोनूमेंट, बिल्डिंग और होटल से पहले आर्टिकल लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास रिवर है, कनाल है, सी है, पैसिफिक ओशन है, डेजर्ट है, इन सारी चीजों से पहले हमने क्या करना होता है, आर्टिकल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमने आर्टिकल लिखना होता है, पास पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद हमने जिन चीजों के साथ जर्नली आर्टिकल यूज करना होता है वो अपने आपके सामने लिखे हुए। लेकिन अमूमन होता क्या है कि बच्चे सिर्फ इन रूल्स को डेफिनेट आर्टिकल के रूल समझते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स होते हैं नाउन से रिलेटेड, डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स होते हैं जर्नल वाले, फिर डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स होते हैं जिनके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जा रहा होता। जैसे ये वो चीजें हैं जिनके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, जैसे लैंग्वेज से पहले नहीं किया जाता। जैसे हम अल्लाह ताला के क्वालिटेटिव नाम से पहले तो आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन अल्लाह, गॉड या खुदा जो पर्शियन का वर्ड है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। और बाकी जितनी चीजें लिखी हुई ना, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मेटल लिखा हुआ है, फूड लिखा हुआ है, मील लिखा हुआ है, गेम लिखा हुआ है, तो मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है, आप अगर इनको कॉमनली ट्रीट कर रहे होंगे तो आपने इनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन अगर आप इनको स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में तो आपने इनको आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल यूज करना है। उसके बाद हमारे पास कंटेक्चुअल यूजेज होता है डेफिनेट आर्टिकल का, कि समटाइम्स इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल यूज किया जाता है, समटाइम्स नहीं किया जाता। और मैंने आपसे कहा था ये वाले वर्ड्स को याद रखिएगा। जैसे हम क्या कहते हैं कि जब इनको बिल्डिंग के तौर पर यूज किया जाएगा तो तब हम इनके साथ आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन अगर आप इनके प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज करेंगे तो फिर आप इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बता दूं याद रखने के लिए, आप सारी जिंदगी से सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, ही गोज टू स्कूल। अब ही गोज टू स्कूल में हम स्कूल के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना कि गली की नुक्कड़ पे स्कूल है या मेरा घर स्कूल के पास है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, द स्कूल लिखूंगा। फिर हमारे पास बड़े ही इंपॉर्टेंट डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हैं जो किससे रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। जैसे हम डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल लिखते हैं, जैसे हमने कहा पुअर का प्लूरल क्या होगा,
द पुअर होगा, रिच का प्लूरल द रिच होगा, होल से पहले आएगा, बोथ के बाद आएगा, ऑलमोस्ट ऑल के बाद डेफिनेट आर्टिकल आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है। जैसे हम बोलते हैं चाइनीज, जर्मन, तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे, उसके बाद ऑफ के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, फिर हम एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल लिखते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। हमने ये सारी बातें पहले की हुई हैं, ये जस्ट एक रिवीजन होती है कि 1-2 मिनट में आपके सारे का सारा टॉपिक क्या होता है, रिवाइज हो जाता है। वैसे डिटेल से हम इन चीजों को पढ़ कर आए हैं। उसके बाद तो तय हो गया कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा, यहां पर दा रहेगा। हमें दोनों ब्लैंक को कैसे फिल करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल से। उसके बाद हम चलेंगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन 2, ऑल यू थिंक एंड हैंकर। अब ये जो हैंकर का वर्ड है ना, ये याद रखिएगा, ये पहले भी एक पेपर में आया, और पता किस पेपर में आया, ये आया है जी, इससे पहले हमारे पास आया है ये देखें, ये आज फिर जो है ना, ये जो हमारा शहजादा लैपटॉप है ना, ये पता नहीं मेरी आवाज पहचान लेता है कि जिस दिन सर फुल टेम्पो में है ना, फुल ऑफ एनर्जी है, इस कम वक्त ने भी ना उसी दिन तंग करना होता है ब्रेक देने के लिए। पता है जलता हमसे, आप लोगों से जलता है। अब देखें हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास है हैंकर का वर्ड, और मैंने आपसे कहा कि हैंकर का वर्ड पहले भी पेपर में आया, ये बलोचिस्तान 2022 में आया। अब बलोचिस्तान 2022 में जब पेपर आया ना, तो ये देखिएगा, डू नॉट हैंकर डैश वर्ल्डली प्लेयर्स, और वहां पर जो हमने इसका करेक्ट ऑप्शन किया था ना, वो बेटे कौन सा किया था, आफ्टर किया था। हैंकर के साथ आपने याद रखना है, आपके पास दो प्रेपोजिशन यूज होंगे, एक आपके पास फॉर है, एक आपके पास आफ्टर है, दोनों ही चीजें यूज होती हैं, ठीक है। हैंकर फॉर भी होता है, हैंकर आफ्टर भी होता है। और हैंकर का मतलब क्या होता है, ख्वाहिश करना, चाहत करना, क्रेविंग रखना, भूख रखना, प्यास रखना किसी चीज के लिए। तो हैंकर फॉर भी होता है, हैंकर आफ्टर भी होता है। एक बड़ा छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, कि जब कभी आप किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज की ख्वाहिश रख रहे हैं ना, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, हैंकर आफ्टर। और जब आप कोई जेन्युइन मतलब कोई चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उसकी ख्वाहिश कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हैंकर फॉर बोलेंगे। अब जैसे देखें वर्ल्डली प्लेयर्स, अब वर्ल्डली प्लेयर्स एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप बोलेंगे गाड़ियां होती हैं, घर होता है, पैसा होता है, वो वर्ल्डली प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वर्ल्डली प्लेयर्स इटसेल्फ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे गवर्नमेंट सर्विस, अब गवर्नमेंट सर्विस जो सरकारी नौकरी है वो तो जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है, जेन्युइनली। तो इसका मतलब है हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटे, हैंकर फॉर, और इसीलिए हमने यहां पर बेटे क्या लिखा, हैंकर आफ्टर। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आपके पास हैंकर के साथ फॉर भी आता है और हैंकर के साथ आफ्टर भी आता है, क्योंकि मैंने आपको तब भी बताया था कि जितने वर्ड्स हमारे पास होते हैं इनमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ दो दो प्रेपोजिशन यूज होती हैं। जैसे देखें यर्न के साथ तो फॉर आता है, क्रेव के साथ फॉर आता है, लॉन्ग के साथ टू भी होता है और लॉन्ग फॉर भी होता है। जब आप वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म तो फिर आप क्या लिखेंगे, टू, और जब आप कोई नाउन लिखेंगे तो देन आप क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। इसी तरह एग के साथ भी टू होता है, एग के साथ फोर होता है, यही मामला यहां पर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आएगा। हंगर फोर भी होता है, हंगर आफ्टर भी होता है, यहां पर भी वैसे ही है जैसे हैंकर ऑन हैंकर फोर होता है और हैंकर आफ्टर होता है। थर्स्ट फोर होता है, थर्स्ट आफ्टर होता है, बिल्कुल उसी तरह हैंकर फोर होता है, हैंकर आफ्टर होता है। ऑब्सेस ओवर होता है, किसी चीज को सर पे सवार करना, ऑब्सेस अबाउट भी होता है। वांट टू होता है जब अगेन उसी तरह वर्ब आता है, और वांट फोर होता है जब इसके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए होते हैं, ख्वाहिश करना, किसी चीज की चाहत रखना, किसी चीज की प्यास रखना, किसी चीज की भूख होना। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैंकर फोर भी होता है, हैंकर आफ्टर भी होता है। बलोचिस्तान 2022 में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, हैंकर आफ्टर, और यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, हैंकर फोर होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, समथिंग ओड वाज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और हमें कहा जा रहा है जी आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अब आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज हमने क्या करनी है, इससे आसान क्वेश्चन तो पेपर में हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन क्या है कि सेंटेंस में क्लॉजेज ही कितनी है, सेंटेंस में क्लॉज ही एक है, और जब सेंटेंस में क्लॉज ही एक होगी तो विदाउट एनी डाउट सेंटेंस में एक क्लॉज कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगी। डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो सेंटेंस बनता ही नहीं। और टेक्निकली क्या होता है
कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, और रिलेटिव क्लॉज भी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। देखिए तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज है तो वो एक ही क्लॉज डेफिनेटली क्या होगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्लॉज वाले लेक्चर में पढ़ाया। अगर हम इसको जल्दी जल्दी से देखें तो हमने कहा था कि क्लॉज को हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह की क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, नंबर वन हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और देखिए मेन प्रिंसिपली हमारे पास दो क्लॉजेज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की पहचान हम सेंटेंस में किस तरह करते हैं, आप कह सकते हैं इसके साथ सेंटेंस में सेमीकोलन है, आप कह सकते हैं इसके साथ आपके पास क्या लिखा हुआ होता है, फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन लिखा हुआ होगा जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, या नंबर थ्री आपके पास बेटे क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। मतलब अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज है तो आपने समझ जाना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अगर एक क्लॉज है तो एक क्लॉज तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ही होगी, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। अब डिपेंडेंट क्लॉज में क्या हो सकता है, नंबर वन डिपेंडेंट क्लॉज में रिलेटिव क्लॉज हो सकती है, यानी कि हम WH वर्ड्स को जब सेंटेंस में रिलेटिवली पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं तो हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम उसको रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। और नंबर टू आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ क्या होती है, जिसमें आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको पहले भी बता चुका, आपके पास इफ है, व्हेन है, व्हाइल है, सिंस है, बिकॉज है, ये सारी की सारी क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज की सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। अब देखें जितनी भी बाकी काइंड्स होती है ना सारी की सारी, वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज की होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की मजीद आपके पास कोई काइंड नहीं होती। डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरह की हो सकती हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। यानी कि टेक्निकली नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ अलहदा हो जाती है। अब नाउन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में कोई भी क्लॉज जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज की जाए, क्योंकि हम नाउन को यूज ही सेंटेंस में किसके तौर पर करते हैं, नाउन किसके तौर पर फंक्शन कर रहा होता है, नाउन कर रहा होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है। तो ऐसी क्लॉज जो नाउन के तौर पर फंक्शन करती है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज बोलते हैं। जैसे देखिएगा अगर आप देखें, मैं आपको आसान तरीन तरीका बता सकता हूं, अगर आपने देखना होगा कि ये नाउन क्लॉज है या नहीं, तो आप उसको यहां पूरी क्लॉज को ही के साथ रिप्लेस कर लें या हिम के साथ रिप्लेस कर लें। जैसे देखें अब हमारे पास क्लॉज है व्हाट शी डिसाइडेड, अब यहां पर देखेंगे व्हाट क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव क्लॉज है हमारे पास, तो रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अब डिपेंडेंट क्लॉज यहां पर सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, आप देखेंगे क्या हम इसको ही या हिम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरी क्लॉज को रिप्लेस कर देता हूं ही के साथ, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही सरप्राइज्ड एवरीवन। सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनता है। इसका मतलब ये यहां पर किसके तौर पर यूज हुई है, सब्जेक्ट के तौर पर। और सब्जेक्ट के तौर पर क्या यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में क्या यूज होता है, नाउन यूज होता है। तो इसलिए कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज टेक्निकली आपने याद रखना है क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह व्हाई ही लेफ्ट द क्लास, अब ये रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज टेक्निकली क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। लेकिन यहां पर सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। देखें अगर मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर देता हूं हिम के साथ, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट नो हिम। यहां पर आपने इसको रिप्लेस किसके साथ किया, हिम के साथ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर जो क्लॉज यूज होगी वो नाउन क्लॉज होगी। और नाउन क्लॉज आपने याद रखना है टेक्निकली क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसी तरह एडजेक्टिव पर आ जाएं। अब एडजेक्टिव का मेन पर्पस क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो कोई भी ऐसी क्लॉज जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। और ये कौन सी क्लॉज होगी, टेक्निकली ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी। यहां तो ये रिलेटिव क्लॉज होगी, या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब जैसे देखिएगा द टीचर हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, अब यहां पर हु किसके लिए यूज किया गया है, रिलेटिव के तौर पर यूज किया गया है। अब जब रिलेटिव के तौर पर यूज किया गया है द टीचर हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, अब ये रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन रिलेटिव क्लॉज को हम क्या बोलते हैं बेटे, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब यहां पर ये किसके तौर पर यूज हो रही है, ये टीचर को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रही है। सेंटेंस आपके पास क्या आ रहा है, द टीचर हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, टीचर जिसने लेसन को एक्सप्लेन किया,
इज वेरी काइंड। अब ये जो पूरी की पूरी बात की जा रही है ना, ये पूरी की पूरी बात इस टीचर के बारे में की जा रही है, इसको मॉडिफाई करने के लिए। यानी कि ये वो रिलेटिव डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रही है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज भी टेक्निकली क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। उसके बाद इसी तरह देखिएगा, द हाउस वेयर आई ग्रू अप। अब वेयर आई ग्रू अप हमें क्या बता रहा है, इस हाउस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह एडवर्ब, एडवर्ब देखिए हमें एक्शन के बारे में बेटे क्वेश्चन करता, आंसर करता है कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज जो हमें वर्ब के बारे में बताएगी, हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। जैसे देखें, आई स्टेड होम, और मैं घर पर रुका, एंड वाई आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, वाई का को आंसर कर रहा है। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा, और व्हेन आई विल कॉल यू, ये काम कब होगा, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। अब ये किसको आंसर कर रहा है, वाई को आंसर कर रहा है, व्हेन को आंसर कर रहा है। तो इसका मतलब ये वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन कर रही है, एडवर्ब के तौर पर फंक्शन कर रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। तो प्रिंसिपली हमारे पास दो क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन सी हो सकती है, रिलेटिव क्लॉज की सूरत में हो सकती है, या सबऑर्डिनेट की क्लॉज में सूरत हो सकती है। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज की गई है डिपेंडेंट क्लॉज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। अगर वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज की गई है, जो कि एडजेक्टिव का फंक्शन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर ये एक्शन के बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज की गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। तो टेक्निकली नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉजेज क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ये वैसे पूरे का पूरा क्लॉज का टॉपिक पढ़ा दिया मैंने आपको मिनिमम टाइम में, जितना मैं जल्दी से आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर सकता था, रिवाइज करवा सकता था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायरेक्टर, सब्जेक्ट 1 क्या है हमारे पास, डायरेक्टर। सब्जेक्ट 2 क्या है हमारे पास बेटे, मैनेजर। और दोनों को मॉडिफाई करने के लिए, दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या लिखा गया है, एज वेल एज। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, अगर दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए, जहां पर भी दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए, और दो, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो आपने याद रखना है, सब्जेक्ट में नाउन भी शामिल होता है और सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी शामिल होता है, ठीक है। और जब भी आपने याद रखना है, जब भी हम सब्जेक्ट बोलेंगे, तो इसका मतलब ये रूल नाउन के लिए भी है, ये रूल प्रोनाउन के लिए भी है। जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे, विद के साथ, लॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, कंपनीड बाय, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बट या ऑफ के साथ, तो आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहनी है, आपकी प्रेफरेंस रहनी है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जब आपकी प्रेफरेंस रहेगी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास डायरेक्टर, और डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली बेटे हमने क्या लिखना है, डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली हमने लिखना है इज अटेंडिंग। आर प्लूरल चला जाएगा, वर प्लूरल चला जाएगा, हैज के साथ हमारे पास टेंस नहीं बनेगा, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5, और मैंने आपको पहले भी कहा, रीडिंग कंप्रीहेंशन वो क्वेश्चन है जिसके कोई रूल्स नहीं है, सिवाय एक रूल के, कि वो आपने क्या करना है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर, उसके बाद आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। ये बच्चे के आईक्यू लेवल, लॉजिक पे, रीडिंग पे है, देयर आर नो रूल्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपने रीडिंग कंप्रीहेंशन वाले वन शॉट लेक्चर में 25 पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस भी करवा दी। यहां पर भी आपने क्या करना है, यहां पर आपने जब भी टेस्ट के दौरान हमारा रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ आता, तो पहले मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया करता था। अब मैंने आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन का करेक्ट ऑप्शन नहीं बताना करना, आपने रुकना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, और आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और कमेंट करना है अपने करेक्ट ऑप्शन को, ताकि मुझे पता चले कि आपने किया है या नहीं किया, और अगर किया है, गलत किया है या सही किया, तो फिर हम इस पे बात करेंगे। तो एक तरह की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पास पेपर भी रिवाइज हो जाएगा आपका। तो आपने करना क्या है, इस टेस्ट में हमारे पास 2 पैराग्राफ आएंगे, एक पैराग्राफ ये है और एक लास्ट वाला पैराग्राफ है, लास्ट क्वेश्चन का पैराग्राफ है। आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नोवाइस। नोवाइस का वर्ड ही आप समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से, न्यू को बोलते हैं अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड को बोलते हैं, ना तजर्बाकार को बोलते हैं। तो सेंटेंस है, द न्यू नोवाइस टीचर वाज एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट टीचिंग जॉब।
फर्स्ट टीचिंग जॉब के लिए डेफिनेटली जो बंदा भी खुश होगा, एक्साइटेड होगा, वो क्या होगा, बिगनर ही हो सकता है, एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। एरुडाइट का मतलब याद रखिएगा वेल एजुकेटेड को, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वेल नॉलेजेबल होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एरुडाइट बोलते हैं। स्टर्न याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, जो बंदा फितरतन स्ट्रिक्ट होता है, हार्श होता है, सख्त होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टर्न बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस याद रखिएगा आपके पास वर्ड है टॉकेटिव। जो बंदा बड़ा बतूनी होता है ना, बातें करने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोक्वेशियस। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे, इस करेक्ट स्पेलिंग जो आपके पास वो याद रखिएगा, ये डेल्टा वाले हैं। उसके बाद आप आगे चलेंगे, इफ आई वर यंगर। अब इफ के साथ जब पास लिखा हुआ है तो सेकंड क्लॉज में डेफिनेटली क्या आना चाहिए, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर पास परफेक्ट लिखा हुआ होता तो फिर हम क्या लिखते, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आपको बार बार ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है इनका टेबल आपको बताता रहता हूं। जीरो कंडीशन में दोनों क्लॉजेज सिंपल में रहेंगी, फर्स्ट कंडीशन में पहली प्रेजेंट सिंपल में रहेगी, दूसरी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगी, सेकंड कंडीशन में पास्ट सिंपल रहेगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जो स्ट्रक्चर हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में है। पास्ट परफेक्ट के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। मिक्स्ड वन, मिक्स्ड टू अभी तक मुझे आपके किसी पेपर में नजर नहीं आए हैं, तो मैं इसलिए ये प्रेफर यही करूंगा कि आपने इन क्वेश्चंस को जहन में नहीं रखना है, आपने इन्हीं चार स्ट्रक्चर्स को जहन में रखना है। ये मिक्स वन मिक्स टू को अभी छोड़ दें, आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज में तो मिलेंगे मुख्तलिफ इदारों की या टीचर्स की, लेकिन आपके पास पेपर हम इतने सारे डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक मेरा ख्याल है गालबन हम ये 15th पास पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई क्वेश्चन मिक्स्ड कंडीशन का नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन इन्वर्जन का हमें जरूर मिला है, वो आपने याद रखना है। जीरो की इन्वर्जन नहीं होती, फर्स्ट की इन्वर्जन हम किसके साथ बनाते हैं, शुड के साथ, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड की इन्वर्जन हम किसके साथ बनाते हैं, वर के साथ, वर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। थर्ड की इन्वर्जन हम किसके साथ बनाएंगे, हेड के साथ, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। गायब गाय क्वेश्चन आता भी रहता है काफी सारे। तो यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम फ्लावर। अगर हम वन बाई वन करके देखें, सबसे पहले प्रेडिकेट को समझिएगा। इंग्लिश में सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट को निकाल दें तो बाकी जो सारा कुछ बचता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटे, प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी कि अगर आप इसी सेंटेंस को देखें तो द फ्लावर गर्ल, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो बाकी सारा कुछ है ना हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। वो जो हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो याद रखिएगा वो सेंटेंस के पार्ट्स नहीं होते, वो सेंटेंस की अरेंजमेंट होती है, जिसमें हमें पता है कि इस एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नहीं तो वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ सेंटेंस, तो आपने बताना है देयर आर टू पार्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश सेंटेंस ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। नंबर वन इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, और नंबर टू हमारे पास क्या होता है, प्रेडिकेट। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए जी कंप्लीमेंट पे। कंप्लीमेंट मतलब जरूरी, पेयर्ड जो चीज होती है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीमेंट बेसिकली होता क्या है, सेंटेंस में कोई भी जो तीन चीजें कंप्लीमेंट हो सकती हैं, याद रखिएगा। हमारे पास कोई भी वर्ड कंप्लीमेंट हो सकता है, हमारे पास कोई भी फ्रेज कंप्लीमेंट हो सकती है, या हमारे पास कोई भी क्लॉज कंप्लीमेंट हो सकती है। और कंप्लीमेंट हो भी कितनी तरह से सकती है, दो तरह से। या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगी, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ये वो चीज होगी, ये वो फ्रेज क्लॉज या वर्ड होगा जो सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, जिसके बगैर सब्जेक्ट की बात मुकम्मल नहीं होती। जैसे देखिएगा एग्जांपल देखें, शी इज अ डॉक्टर। अब ये जो डॉक्टर है ये हमारे पास क्या है, नाउन है। अब अगर मैं बोलूंगा इज, हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इस सब्जेक्ट के कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए। शी इज अ, एंड व्हाट शी इज अ डॉक्टर।
इसी तरह हमारे पास ही सीम्स टाइड, अब यहां पर भी लिंकिंग वर्ड एंड व्हाट ही सीम्स, हाउ ही सीम्ड टाइड, यहां पर ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हमें सब्जेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बात को मुकम्मल करने के लिए जो कंप्लीमेंट चाहिए होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है कि ये चीज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में मौजूद होता है। जैसे देखिए दे मेड हिम, अब दे क्या है सब्जेक्ट, मेड क्या है वर्ब और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, बट व्हाट दे मेड हिम अ कैप्टन। इसी तरह आई क्या है सब्जेक्ट, फाइंड क्या है वर्ब और मूवी क्या है ऑब्जेक्ट। आई फाइंड द मूवी, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि मैंने मूवी को कैसा पाया, तो हम क्या बोलेंगे, द मूवी एक्साइटिंग, आई फाइंड द मूवी एक्साइटिंग। ऑब्जेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। और याद रखिएगा ये कोई वर्ड हो सकता है, और वर्ड में ज्यादातर ये क्या होता है, नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, या ये क्या हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या ये क्लॉज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। और मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसानी के साथ इस तरह समझाए थे कि आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज किसके पास थी और किसके पास गई। जैसे देखें द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम फ्लावर्स। अब देखें यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट हिम है और एक ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर है। अब हम ये देखेंगे कि फ्लावर किसके पास थे, तो फ्लावर थे ये पहले किसके पास, गर्ल के पास, और लड़की ने वो फ्लावर किसको दे दिए, हिम को दे दिए। इसका मतलब फ्लावर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम हमारे पास बेटे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, जैसे फर्ज करिए अगर मैं बोलता हूं ही सेंट अ लेटर, मैं बोलता हूं ही सेंट अ लेटर टू हिम। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास क्या है, अ लेटर, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिम। अब हमने ये देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा। तो सबसे आसान काम हम देखेंगे, लेटर किसके पास था, लेटर ही के पास था, और ही ने वो लेटर किसको दे दिया, हिम को। इसका मतलब लेटर हमारे पास बेटे क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हिम हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, पोजीशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हिम पहले आ गया या हिम बाद में आ गया, इस तरह पोजीशन का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आपको आसान तरीन तरीका बता दिया कि जज करने का कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहां पर फ्लावर हमारे पास बेटे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, बीटा। अब ये कंप्लीमेंट वाली बात को और प्रेडिकेट वाली बात को आपने याद रखना है, ये लगते हाथ आपकी ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द पास्ट सिंपल टेंस। आपको सिर्फ टेंस आइडेंटिफाई करना, और टेंस आपके पास कौन सा है, दे स्पोक। पास्ट सिंपल में आपको पता ही है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म हैव बीन, रीडिंग परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, हैड ब्रोकन परफेक्ट होता है, इज एंजॉयिंग कंटीन्यूअस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। दुआ किया करें कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव। अब देखें जहां पर भी हैव आता है ना, तो डेफिनेटली अगर वो पोजेशन के लिए नहीं लिखा गया, जैसे मैं बोलता हूं आई हैव अ पेन, जिसके बाद नाउन नहीं लिखा गया, तो हमें वर्ब तो लाजमी चाहिए होता है। अब अल्फा और बीटा में हैव के लिए वर्ब कौन सा, यही नहीं लिखा गया। लेकिन चार्ली में क्या देखिए लिखा गया, हैव के साथ क्या लिखा गया, बीन, और हैव के लिए क्या लिखा गया, बीन। इसका मतलब हमारा अल्फा और बीटा में हमारा वर्ब मिसिंग है। एंड जब आपने एंड लिख दिया और आप उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है आपको दोबारा से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर वन, आई हैव स्टिल, और अगर हम अगेन हैव लिखेंगे तो अगेन हैव के साथ कोई वर्ब नहीं लिखा गया, जबकि एम के साथ हमें कोई वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें कंप्लीमेंट की जरूरत है, वो लिखा हो भाई योर फ्रेंड। तो सेंटेंस हमारे पास करेक्ट कौन सा होगा, आई हैव ऑलवेज बीन एंड स्टिल एम योर फ्रेंड। जब आपने वर्ब लिखना है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो आपने उसके साथ देखना है कि कौन सा वर्ब लिखा गया है। जैसे हैव के साथ बीन लिखा हुआ है, एंड के बाद आपने अगेन उसी सब्जेक्ट को रिवाइज रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी मेट रादर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। अब ये क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है। ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका। एक क्लॉज हो तो सिंपल होता है, 3 क्लॉजेज हो कंपाउंड कम्प्लेक्स होता है, 2 के साथ कंपाउंड या कम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन फर्क किस चीज का है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट होगी तो क्या होगा, कंपाउंड।
एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगी तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तीन सूरतें हमारे पास होती हैं, सेमीकोलन होता है, हमारे पास फैन बॉयज होता है, हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। इन तीनों सूरतों में हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड होगा। रिलेटिव की सूरत में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की सूरत में हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहां पर हमारे पास देखिए दो क्लॉजेज को किसके साथ कंबाइन किया हुआ है, वी मेट रादर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। दो क्लॉजेज को के लिए हमारे पास उनमें से एक क्लॉज कौन सी है, रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज टेक्निकली क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जब डिपेंडेंट क्लॉज होती है तो इसका मतलब हमारे पास सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हमारा सेंटेंस क्या है बेटे, कंप्लेक्स सेंटेंस है। ये बात इतनी दफा हम रिपीट कर चुके हैं, इतनी दफा रिपीट कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह से भी ये सेंटेंस आ जाए ना, किसी भी डिफिकल्टी लेवल का आ जाए, तो बड़ा ही कोई नशेई भंगी चर्ची होगा, कोई वट्टा ही होगा, पत्थर ही होगा जो इसको गलत करेगा। अदरवाइज बिल्कुल भी आसान है, इतनी दफा रिपीट हो चुका है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। और जब भी हम नाउन के बाद से लिस्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि हम लिस्ट किससे स्टार्ट करते हैं, कोलोन से। सेमी कोलोन से लिस्ट स्टार्ट नहीं होती, कॉमा से लिस्ट स्टार्ट नहीं होती। मैंने आपको कोलोन का रूल बताया, कोलोन के बाद हमने लिस्ट स्टार्ट करनी होती है। लेकिन अगर लिस्ट स्टार्ट हो रही है ना वर्ब के बाद, वर्ब के बाद लिस्ट स्टार्ट हो रही है तो आपने कोलोन नहीं लिखना। अगर नाउन के बाद लिस्ट स्टार्ट हो रही है तो फिर आपने बेटे कोलोन लिखना है। जैसे देखें, अगर मैं बोलूं आई हैव परचेज्ड, ठीक है, और मैं आगे लिखूं आई हैव परचेज्ड अ पेन, अ कॉपी एंड अ रेजर। अब ये मैंने वर्ड लिख तो दिया, ठीक है, लेकिन देखें मैंने लिस्ट किसके बाद स्टार्ट किया है, मैंने लिस्ट परचेज्ड के बाद स्टार्ट किया। परचेज टेक्निकली क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद जब आप लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपने कोलोन नहीं लिखना, सेंटेंस आएगा आई हैव परचेज्ड अ पेन, अ कॉपी एंड अ रेजर। और ये जो एंड से पहले वाला कॉमा है ना, ये आपने याद रखना, ये आपने लाजमी लिखना। आप देखेंगे पास पेपर का क्वेश्चन है और चारों सेंटेंसेस में एंड से पहले क्या लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है। और अगर ये पेयर होता, पेयर को हम मतलब सेपरेट कर रहे होते, तो पेयर्स को सेपरेट करने के लिए एंड से पहले क्या लिखा हुआ होता, सेमी कोलोन लिखा हुआ होता। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिखूं, आई हैव परचेज्ड 5 आइटम्स, और आइटम्स के बाद मैं लिस्ट स्टार्ट करूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि आइटम्स हमारे पास क्या है, नाउन है। तो जब मैं इसके बाद लिस्ट स्टार्ट करूंगा तो फिर मुझे कोलोन लिखना है, अदरवाइज मुझे कोलोन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन सेमी कोलोन और कोमा की वजह से गलत होता है। और चार्ली में आप देख रहे होंगे कि कंपनी के प्रॉपर नेम्स हैं जिनको स्मॉल लेटर से लिखा गया है, जबकि हमें उन्हें क्या करना है, कैपिटल करना है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको अरेंजमेंट बतानी है, और इतना आसान क्वेश्चन, इतना बेहुदा क्वेश्चन कि आप एक ही दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इंग्लिश में आप जानते हैं कि हमारी बेसिक अरेंजमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, वी ड्रोव। इसके बाद अपराइट आ गया, टू कराची आ गया, राइट ड्रोव आ गया, राइट ड्रोव कराची, अपराइट नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, डेल्टा। एक ही दफा पढ़ेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर एडवर्ब की अरेंजमेंट है तो वो आपने याद रखनी है, जो एडवर्ब की अरेंजमेंट आपको बताई हुई, जो एडवर्ब का ऑर्डर आपको बताया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब बताया हुआ है। ऐसे मैंने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। उसके बाद आप आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू कैन आइदर कम विद मी नाउ नॉर। अब ये इससे ज्यादा सिंपल और क्वेश्चन बनाने वाला आपको क्या दे, लेकिन पेपर में क्या होता है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर जाते हैं। आइदर के साथ आप जानते हैं कि आपका पेयर नोर का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, और होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, डेल्टा, जिसमें आप नोर को क्या बनाएंगे, और आपका पेयर मुकम्मल होगा। मैं आपको पहले भी कुछ पेयर बना के दे चुका, मैंने आपको कहा कि आपने ये पेयर पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन के नाम से, आपने ये पेयर पढ़े होंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम से, आपने ये पेयर पढ़े हुए होंगे पैरेलल स्ट्रक्चर के नाम से, ठीक है।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नोर आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो होगा, नथिंग बट होगा, नॉट बट होगा, नो बट होगा, वेदर और होगा, दो येट होगा, आल दो येट होगा, एज के साथ एज आता है, सो के साथ एज आता है, सच एज होता है, सो डैट होता है, TW2 होता है, लेस के साथ शुड आता है, बोथ के साथ एंड आता है, रादर देन होता है, और नॉट टू स्पीक ऑफ इवन होता है। आप जानते हैं, इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि नो सूनर के साथ आपने क्या लिखना होता है, नो सूनर के साथ आपने क्या लिखना होता है, देन। और इसके साथ आप ये भी जानते हैं कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन तीनों के साथ आपको बेटे क्या लिखना होता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ आपको क्या लिखना होता है, व्हेन लिखना होता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपने याद रखने। यहां पर आइदर के साथ नोर नहीं आएगा, बल्कि आइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड। अब जब आप गेट आउट ऑफ लिखेंगे तो इसमें कोई ज्यादा रीजन लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, ये OFF ऑफ नहीं होगा, बल्कि आपके पास क्या होगा, OF ऑफ होगा। गेट आउट ऑफ जब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन की, तो हम गेट आउट ऑफ FFF के साथ नहीं बनाते, बल्कि किसके साथ बनाते हैं, OF के साथ बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो 17 और 18 है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन के हैं। और जैसे हमने पहले डिसाइड किया कि ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर नहीं बता रहा, आपको आंसर बता दूंगा, मकसद फोर्थ हो जाएगा। मकसद है रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए हमारा क्वेश्चन को क्या करना, टिक करना, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, एंड इट्स अप टू यू। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ को समझना है, करेक्ट ऑप्शन को देखना है, करेक्ट ऑप्शन कमेंट्स में मुझे बताने हैं, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपने ठीक किया या नहीं किया। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पूछ लीजिएगा। ये था बेटे हमारे पास 2023 ईटा, और इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, नमाज पढ़ते रहना है, कुरान जी छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है, और बड़ों का एहतराम करना है, इज़्ज़त करनी है। और जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाने हैं दुआ के लिए, तो सर अज़ीम का नाम लेके सर अज़ीम के लिए दुआ करनी है। आई नीड योर शदीद वाली दुआएं, ठीक है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।